नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसा कि अगर आपने भी पर्सनल लोन लिया है और डिफॉल्ट कर गए हैं और क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, उसका मिनिमम ड्यू अमाउंट भी आप पे नहीं कर पा रहे हैं, 3-4 महीने हो गए हैं, तो ऐसे में बैंक एनबीएफसी रिकवरी के लिए कॉल्स करती है या फिर रिकवरी एजेंट की विजिट कराती है। ये तो आपका प्रोसीजर होता ही है। बट मैं आज बात करूंगी आपके सामने आर्बिट्रेशन के बारे में। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके क्वेश्चन थे कि आर्बिट्रेशन का जो नोटिस आता है उसमें हमें कहाँ रिप्लाई करना चाहिए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो हम क्या करें, इसमें क्या हमें रिप्लाई देना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करूंगी इन्हीं सब बातों को लेकर के कि अगर आपके पास भी आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आता है तो आपको कब उसमें रिप्लाई करना चाहिए, कब आपको उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, कब आपको उसमें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। तो ये कुछ नोटिसेस हैं जो आर्बिट्रेशन में आपके पास आते हैं। सबसे पहले पर्सनल लोन की बात करते हैं। पर्सनल लोन में जब भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास बैंक एनबीएफसी की तरफ से एक लीगल नोटिस आता है कि हम जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है उसको इनिशिएट करेंगे। आपके पास सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन के तहत लीगल नोटिस आता है। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या इस लीगल नोटिस का आपको रिप्लाई देना चाहिए और बैंक ये लीगल नोटिस आपको क्यों भेजती है। क्या ऐसा कोई क्लॉज आपके एग्रीमेंट में होता है जिसके तहत बैंक एनबीएफसी आपको ये लीगल नोटिस भेजती है। क्योंकि जब भी आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हो या आप लेते हो तो उसमें आपका एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है जिसके तहत ही वो आगे जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है उसको फॉलो करते हैं और उसके तहत ही आपको लीगल नोटिस भेजते हैं। तो लीगल नोटिस आपका सबसे पहले सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन में आता है जिसका आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एग्रीमेंट में वो क्लॉज है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज आपके एग्रीमेंट में है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग आप रिप्लाई कर सकते हो। अगर क्लॉज नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि हमारे एग्रीमेंट में ये आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं है। अब बात आती है कि ठीक है आर्बिट्रेशन का क्लॉज है तो नेक्स्ट आपको जब लीगल प्रोसीडिंग आगे आर्बिट्रेशन की स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपके पास प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, लिस्ट ऑफ आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है जिसमें आपको 4-5 जो नाम है आर्बिट्रेटर के वो दिए होते हैं और उसमें से आपको एक आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करना होता है। अब आप सोचते हैं कि हमारे पास प्री आर्बिट्रेशन या लिस्ट ऑफ आर्बिट्रेटर या अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है तो अब हम इसमें रिप्लाई करें तो करें क्या। बैंक आपसे कहता है कि हमने आपको 4-5 नाम दिए हैं, आप आर्बिट्रेटर इसमें से चुन के और हमें बताएं। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई नोटिस आता है तो आपको इसमें रिप्लाई करना होता है। इसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है सोल आर्बिट्रेटर का। जब कोई भी आर्बिट्रेटर इन 4 या 5 नामों में से सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद का नोटिस आता है जिसमें आपको आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग इस आर्बिट्रेटर के द्वारा कराई जाएगी और आपको एक ज्वाइनिंग लिंक दिया होता है या फिर आपके पास टाइम दिया होता है, डेट दिया होता है कि इस डेट पे आपको इस जगह पे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को कंटेस्ट करना है या ज्वाइन करना है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। जब आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करते हैं तो आपके पास वहाँ पे भी एक लीगल नोटिस आता है और लीगल नोटिस में आपको सबसे पहले आर्बिट्रेशन में इन्वोकेशन का आता है कि इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन लीगल नोटिस, जिसमें आर्बिट्रेशन को इन्वोक किया जाए, जिसमें आर्बिट्रेशन कमेंस किया जाए, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन का आता है। अब आप ये सोचते हैं कि क्या इस नोटिस का जवाब देना ज़रूरी है, क्या इस नोटिस का जवाब हम नहीं दे तो क्या होगा, और ये नोटिस आपके पास आखिरकार आता क्यों है। भाई इन्वोकेशन और कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है अगर आप उसमें डिफॉल्ट करते हैं तो आर्बिट्रेशन का क्लॉज अगर उसमें नहीं है तो बैंक एनबीएफसी आर्बिट्रेशन को इन्वोक करके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कराती है। और जब भी आपके पास इन्वोकेशन का नोटिस आता है तो आपको उसमें रिप्लाई करना होता है कि क्या आप आर्बिट्रेशन इन्वोक करना चाहते हैं या आपकी इसमें कंसेंट है इन्वोकेशन में।
तो यहाँ पे कई लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है नॉर्मल जो लीगल नोटिस आते हैं वैसे ये भी लीगल नोटिस होगा, तो हम इसका रिप्लाई नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपको जब भी ऐसा कोई नोटिस आता है तो इसका आप रिप्लाई करो। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति उसमें दे सकते हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं या नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो जब भी आपको ये आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं आर्बिट्रेशन के नोटिस में जिन पे आपको ऑब्जेक्शन लेना होता है, और क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्शन के ग्राउंड्स हैं जिन पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो ये सारे मैं डिटेल में बताऊंगी कि आप किन किन पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शन लें, क्योंकि आप जब भी आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन बनाने के लिए आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट को हायर करते हैं या लीगल एक्सपर्ट द्वारा, एडवोकेट द्वारा आप ऑब्जेक्शन बनाते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्शन आप बनवा रहे हैं वो प्रॉपरली एज पर जो आपके नोटिस हैं या एज पर जो आपके लीगल पॉइंट्स है उन पर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ताकि आपको भी अच्छे से अवेयरनेस हो कि किन किन ग्राउंड्स पे आपके ऑब्जेक्शन लिए गए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो इन सभी में से कौन सा ऐसा पहला नोटिस है जिस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, आप जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे कि इस नोटिस पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले वीडियो उसी टॉपिक पे, उसी नोटिस पे बनाऊंगी, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है वो उस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपको किसी और जगह कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, और आपका जो भी आर्बिट्रेशन को लेकर के, आर्बिट्रेशन के नोटिस को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिस नोटिस के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं सबसे पहला डिटेल वीडियो उसी नोटिस पे बनाऊंगी। कई बार आपके पास ऐसे भी नोटिस आते हैं जैसे कि आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज है वो आपके एग्रीमेंट में नहीं है, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो। अब वहाँ पे वो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज का एक लीगल नोटिस आता है, जिसमें वो आर्बिट्रेशन क्लॉज को ऐड करते हैं, या जो आपका एग्रीमेंट पहले बना हुआ है उसमें वो क्लॉज है नहीं, बट अब वो क्लॉज को चेंज करके उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज को ऐड करना चाहते हैं, या फिर आर्बिट्रेशन का क्लॉज है बट जो वेन्यू है दिया हुआ जहाँ पे वो आर्बिट्रेशन होगा उस वेन्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे में भी आपके पास ये राइट होता है कि आप उस पे ऑब्जेक्शन लें, क्योंकि जो एग्रीमेंट आपका पहले बना हुआ है आपने उसके लिए कंसेंट दी थी, बट जो भी आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन ये एनबीएफसी या बैंक चेंजेस करने की बात कर रहा है उसके लिए आपकी कंसेंट नहीं है, तो आप रिप्लाई करके उसमें आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि नॉर्मल लीगल नोटिस है, इसका ऑब्जेक्शन या फिर हम इसका रिप्लाई नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट हाँ आपको इसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बिल्कुल आपको रिप्लाई करना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे भेजते हैं और मुझसे पूछते हैं कि जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है ये नोटिस कौन सा नोटिस है, क्या इस नोटिस का हमें जवाब देना है, रिप्लाई करना है, या फिर इस पर हमें ऑब्जेक्शन करना है। या फिर दूसरा सवाल होता है कि क्या ये नोटिस आया है हमारे पास आर्बिट्रेशन का, इस पे हमें ऑब्जेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर हम आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन खुद से दें तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और ऑब्जेक्शन देना ज़रूरी है या नहीं देना। अगर हम आर्बिट्रेशन के नोटिस का ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्शन देते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं सारे सवालों को मैं डिस्कस करूंगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन से नोटिस का मुझसे डिटेल वीडियो चाहते हैं, और उस पर मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से ऑब्जेक्शन आपको लेना है, किन ग्राउंड्स पे लेना है, और कब कब आपको ऑब्जेक्शन देना है, कब कब आपको रिप्लाई करना है, या कब नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।